.com पर होंगी जरूरी बातें। डाउनलोड ना। आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं आदित्य कुमार और मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। जी, और सेहतमंद ज़िंदगी जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें खुश रहना चाहिए, हमें अच्छी और सही डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि जब भी हम बीमार पड़ते हैं ना, तो उसका सीधा असर हमारे परिवार वालों पर भी पड़ता है, वो भी परेशान हो जाते हैं। और अगर हम बात करें कैंसर जैसी बीमारी की, तो आज ये हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर देखने और सुनने को मिल रही है। कैंसर ये जो बीमारी है, इसकी तादाद हमारे मुल्क में बढ़ती ही जा रही है। और अगर हम वजह समझें तो शायद कहीं ना कहीं हमारी तर्ज ज़िंदगी, यानी कि हमारा लाइफस्टाइल। और जब भी किसी को कैंसर होता है ना, तो उसे ये लगता है कि शायद अब उसकी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो गई है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम सही वक्त पर कैंसर की जांच करवा लें और इसका सही से इलाज करवा लें, तो हम कैंसर की लड़ाई को आसानी से लड़ सकते हैं। और इसीलिए कैंसर पर बेदारी पैदा करने के लिए हर साल 4 फरवरी को कैंसर अवेयरनेस डे, वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। और इस साल इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप, यानी कि हमें इसको पहचानना है, इसका सही इलाज करना है और मरीज की अच्छे से देखभाल करनी है। तो नाजरीन, अगर आज आपके कोई कैंसर पर सवालात हैं और आप हमारे डॉक्टर से लाइव पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल वक्त है एक खास रिपोर्ट का। नाजरीन, सेहतमंद रहने की तमाम तर तदाबीर के बावजूद हमें कभी मौसम की तब्दीली और कभी इम्यूनिटी की कमी के सबब मुख्तलिफ बीमारियां मुतासिर करती हैं, लेकिन वक्त पर इलाज से हम उनसे जल्द निजात हासिल कर सकते हैं। यही बात कैंसर पर भी लागू होती है कि वक्त पर डायग्नोस हो जाने और इलाज करवाने से इसका भी इलाज मुमकिन है। हालांकि कैंसर को आज भी एक जानलेवा बीमारी ही तस्वुर किया जाता है और इससे मुतासिर मरीजों की आम सेहत पर बहुत कुछ मुनहसिर करता है। कैंसर गैर मामूली सेल्स पैदा होने की बीमारी है। आमतौर पर हमारे जिस्म के सेल्स एक कंट्रोल तरीके से बढ़ते और तकसीम होते हैं। जब नॉर्मल सेल्स खराब हो जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं, तो वो खत्म हो जाते हैं। उनकी जगह सेहतमंद सेल्स जगह बना लेते हैं। कैंसर में सेल्स की नशोनुमा को कंट्रोल करने वाले सिग्नल ठीक से काम नहीं करते। यूं समझिए कि हमारे जिस्म का ग्रोथ कंट्रोल करने वाला निजाम खराब हो जाता है और पुराने सेल्स अपने वक्त पर खत्म नहीं हो पाते और नए बनने वाले सेल्स भी बिला जरूरत बनते रहते हैं। सेल्स बेकाबू होकर एक गुच्छे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसे ट्यूमर कहा जाता है। कैंसर को एक जेनेटिक बीमारी भी कहा जाता है, यानी अगर किसी को कुनबे में ये मर्ज हो तो फिर और किसी को होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। आम हालात में हमारे डीएनए में ट्यूमर सप्रेसर जीन्स पाए जाते हैं जो कैंसर से बचाते हैं, मगर इन जीन्स में म्यूटेशंस की वजह से कैंसर जन्म लेता है। कैंसर किसी भी उम्र और जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है, इसलिए जिस्म में किसी एक हिस्से में काफी दिनों तक होने वाले दर्द या किसी गांठ को हरगिज नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और फौरन माहिर डॉक्टर से राबता करके जांच करानी चाहिए, ताकि इस मुहलिक मर्ज का पता शुरू में ही चल जाए। वाज़ेह रहे कि कैंसर के बारे में जितनी जल्दी मालूम हो पाएगा, उतनी ही इलाज में आसानी होगी। आज के दौर में बेहतर स्क्रीनिंग से बीमारी बढ़ने से पहले ही पकड़ ली जाती है और इलाज भी वक्त पर शुरू हो जाता है। कैंसर की अलामात बहुत देर में जाहिर होती हैं, लेकिन कहीं भी गैर मामूली दर्द या गांठ, छाती में तब्दीली, निगलने में दुश्वारी, मुसलसल खांसी का रहना, बार बार बुखार, जिल्द में तब्दीली,
मुसलसल थकावट रहना, वजन में कमी, इनमें से कुछ या सब अलामात को किसी सूरत में भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, सर्विकल कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर और ब्रेन ट्यूमर आम तौर पर पाए जाने वाले मोहलिक कैंसर हैं। आज के जदीद आलात के दौर में भी कैंसर के बारे में सही मालूमात की कमी पाई जाती है। इसीलिए लोग सही वक्त और उम्र में अपनी जांच नहीं करवा पाते, जो कैंसर से बचाव के लिए लाजमी है। कैंसर के बारे में सही मालूमात आम करने और बेदारी पैदा करने के लिए हर बरस 4 फरवरी को कैंसर का आलमी दिन मनाया जाता है। इसका मकसद आगाही पैदा करके कैंसर से होने वाली अमवात की रोकथाम करना है, ताकि हम सब इस जानलेवा बीमारी से पाक एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। हौसला रखे तो जिंदगी की जो उम्मीद है वो बढ़ जाती है, वरना एक छोटी सी जो बीमारी है वो भी भारी पड़ जाती है। जी हाँ, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारी विल पावर का होना बहुत ज़रूरी है। और आज हेलो डॉक्टर पर हम बात कर रहे हैं कैंसर की, कि किस तरह से हम कैंसर से लड़ सकते हैं, कैसे इसे पहचानें और क्या है इसका सही इलाज। और इन्हीं सभी मौजूआत पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट का एक खास पैनल। तो आइए पहले आपका उनसे तारुफ करवाते हैं। जी हाँ, कैंसर के लिए बेदारी या अवेयरनेस पैदा करना बेहद ज़रूरी है। और ये बेदारी और अवेयरनेस पैदा करने के लिए आज हमारे बीच एक्सपर्ट्स का एक खास पैनल आया हुआ है। आइए आपको उनसे तारुफ करवाते हैं। हमारी पहली एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर तुलिका सेठ, और प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। हमारी दूसरी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रंभा पांडे, आप एडिशनल प्रोफेसर हैं IRCH एम्स में। आपका भी वेलकम है मैडम। हमारी तीसरी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पूजा सबरवाल, आप चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदा चरक संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं। आपका भी वेलकम है मैडम। मेरा पहला सवाल डॉक्टर तुलिका सेठ मैम आपसे है, मैडम कैंसर की बीमारी होती क्या है? पहले तो हमें आसान शब्दों में ये बताएं, और कॉमन कैंसर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? सो कैंसर बेसिकली आपकी बॉडी की किसी भी सेल से कैंसर प्रकट हो सकता है। एंड कैंसर क्या होता है कि आपकी सेल्स का एक रेगुलेटेड ग्रोथ होता है जी। और जब बॉडी का ग्रोथ होता है अनरेगुलेटेड, बिना कंट्रोल का, वो उसी को हम लोग कैंसर कहते हैं। एंड कैंसर जो कॉमन कैंसर्स हमारे इंडिया में है, लेडीज़ में तो ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये सबसे कॉमन है। फिर उसके बाद मुंह का कैंसर और फेफड़े का कैंसर भी काफ़ी कॉमन है, जो जेंट्स में भी होता है। सो ये आमतौर पे कॉमन कैंसर्स हैं। और इन कैंसर्स के लिए अगर लोगों को अवेयरनेस होती है तो इनको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, और बहुत अर्ली स्टेजेस में अगर हम इनको पकड़ते हैं तो इनका इलाज भी बहुत अच्छे से हो सकता है। बिल्कुल मैम, आप यही कहना चाह रही है अगर वक्त से पता लग जाए तो इसकी सफलता हमें मिल सकती है इसके इलाज में, और उसको हम काफ़ी हद तक उसमें सक्सेस रेट भी बढ़ जाता है। सो डॉक्टर रंभा, आपसे समझना चाहेंगे कि अवेयरनेस, जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं कैंसर के ऊपर, तो कितनी अवेयरनेस आप देख रहे हैं इस टाइम हमारे जो भी हमारे नाजरीन हैं उनके बीच में, कितनी अवेयरनेस है कैंसर को लेके? और सभी जानते हैं कैंसर एक बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, सबको डर लगता है। तो अगर हम इसके रीजंस, इसके कारण जानना चाहें तो क्या क्या रीजंस होते हैं कैंसर के होने में? जैसा कि अभी तुलिका मैम ने कहा, महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्विक्स कैंसर है। एंड अगर हम महिला और पुरुष दोनों को मिला के देखें तो लंग कैंसर यानी फेफड़े का कैंसर एंड मुंह का कैंसर भी काफ़ी कॉमन है लोगों में। ये सारे जो कैंसर हैं, इनमें से ये बहुत सारे ऐसे, जैसे टोबैको, इनमें से मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू, कहीं ना कहीं टोबैको से रिलेटेड हैं। अगर हम पूरे कैंसर में देखें तो कम से कम 40% कैंसर ऐसे होते हैं जो प्रिवेंटेबल होते हैं। दैट मीन्स ये किसी न किसी फॉर्म में तंबाकू से या कुछ इन्फेक्शन से रिलेटेड होते हैं। जैसे लंग का कैंसर, तंबाकू का सेवन किसी भी फॉर्म में, चाहे वो हम स्मोकिंग के फॉर्म में लें या स्मोकलेस टोबैको के फॉर्म में लें, किसी भी तरह से ये करीब कम से कम 15 कैंसर से रिलेटेड है।
ओके। अगर WHO ने ऐसा बताया कि 15 कैंसर्स में तो मैम हम related यहाँ पे समझे कि हाँ। टबैको या हमारा जो लाइफस्टाइल है ये कहीं ना कहीं इसका एक रीजन बिल्कुल, हम बन उनकी जाता है। बातों के लेंगे। आपकी बात को हम आगे और हाँ, करेंगे तो एक जुड़ कॉलर चुके हैं हमारे साथ हमारे जुड़ रहे हैं। प्रोग्राम को देखते हुए, जी। तो उनसे उनके सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे कार्यक्रम में, हमारे प्रोग्राम में। अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, मैं डॉक्टर प्रदीप साहू बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग। जी जी, गुड इवनिंग। आपने सवाल पूछिए। हाँ, तो मैं आपको, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी, हम आपको अच्छी तरह सुन पा रहे हैं। आप अपना टीवी का वॉल्यूम अगर बंद कर मैं दें। ये पूछना चाहता हूँ आपके एक्सपर्ट डॉक्टर से जी। कि जो जिस व्यक्ति में कैंसर होता है जी। तो उसके कितने दिन पहले उसको वार्निंग सिम्टम्स दिखाई देते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। प्रश्न है मेरा। ठीक है। और अलग अलग टाइप के कैंसर के अलग अलग वार्निंग जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं? एक तो ये प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि इंडिया में लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर कॉमन क्यों है? क्या ठीक यहाँ है। का क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबल है या दूसरी कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, आप थोड़ा लाइन पे बने रहिए। डॉक्टर साहब आपको सुन रही है। मैं डॉक्टर रंबा पांडे को रिक्वेस्ट करूंगा, मैडम आप इनके सवाल का जवाब दें। सो इनके आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं मैडम, हाँ। पूछ भी सकते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या ये था? था मैम कि हमारे क्या वार्निंग साइंस हमको Okay. दिखाई दे। सो बेसिकली वार्निंग साइन कितने पहले से कहना तो मुश्किल है, लेकिन जब भी आपको वार्निंग साइंस आते हैं, जैसे शरीर में कहीं पर भी अगर कोई गांठ दिखती है तो इमिडिएटली आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर किसी को कहीं पे बॉडी के किसी हिस्से से एबनॉर्मल ब्लीडिंग होता है, जैसे कैंसर सर्विक्स में तो मेन जो सबसे प्रमुख तो वो तो एक जनरल दूसरे टाइप के कैंसर का है। जनरल दूसरे टाइप के कैंसर में हाँ, किसी भी कैंसर में जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो इन फॉर्म में ही हो सकते हैं। कहीं से एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना, शरीर के किसी हिस्से में गांठ का होना, खाने में तकलीफ होना, बहुत दिनों से खांसी का रहना या फिर सांस की तकलीफ, कहीं पे भी एबनॉर्मल पेन जो दर्द जो बहुत दिनों से बना हुआ है, शरीर के किसी हिस्से में अगर कोई मस्सा है उसके साइज में या किसी प्रकार का चेंज या उसका अपीयरेंस में किसी प्रकार का चेंज, ये सब सारे लक्षण हो सकते हैं कैंसर के। यहाँ तक कि अगर किसी को ब्रेन में ट्यूमर है तो पेशेंट को हेडेक, बहुत सीवियर हेडेक, रिसेंटली ऑनसेट सीवियर हेडेक, उसके साथ साथ विजन में डिफ़िकल्टी, मतलब देखने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो ये सब सारे सिम्टम जब आपको होते हैं, ये सारे कैंसर के सिम्टम भी हो सकते हैं। इसलिए जब भी ऐसे लक्षण हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्विक्स कैंसर इंडिया में कॉमन क्यों है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही कॉमन है, ये दोनों कैंसर वर्ल्ड वाइड सबसे कॉमन कैंसर में से आते हैं। ब्रेस्ट कैंसर लीडिंग कैंसर है वर्ल्ड वाइड। सो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर में जो उसके कॉजेटिव एजेंट होते हैं उसमें एक सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है लाइफस्टाइल, लाइक ओबेसिटी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। दूसरा, ब्रेस्ट कैंसर कैन बी रिलेटेड टू स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन एक्सेट्रा। इन सब के अलावा कुछ जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन भी होता है। सो जनरली ब्रेस्ट कैंसर हम देखते हैं हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाली महिलाओं में। सर्विक्स कैंसर ये जनरली ये एक बीमारी है मिडिल एंड लो इनकम ग्रुप वाले कंट्रीज़ की, स्पेशली डेवलपिंग कंट्री एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। सर्वाइकल कैंसर मोस्ट ऑफ द टाइम ये एसोसिएटेड होता है एक वायरस से, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो करीब 70 से 80% कैंसर, सर्विक्स कैंसर जो है वो एसोसिएटेड होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से। सो इसमें बहुत सारे पर्सनल हाइजीन जो महिलाओं में अर्ली एज एट सेक्सुअल एक्टिविटी ऑनसेट में, ये सब सारे उसके पॉजिटिव एजेंट होते हैं। सो नॉर्मली क्या होता है, जो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में, बिकॉज ऑफ द पुअर सेक्सुअल हाइजीन वायरल इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और इसकी वजह से सर्विक्स कैंसर काफ़ी ज़्यादा होता है। आप ये कह रहे ग्रामीण इलाकों में, शहरों में भी कैंसर में अंतर है। कुछ कैंसर है जो ग्रामीण इलाकों में ज्यादा है और कुछ कैंसर है जो कि शहरी इलाकों में ज्यादा है। बाकी अब वैक्सीन की भी बात करेंगे, क्योंकि वैक्सीन भी एक बड़ी
पक्का हथियार है इसको रोकने का। मैं आपका रुख करना चाहूंगा डॉक्टर पूजा। मैम ये बताइए कि आयुर्वेद के अनुसार, क्योंकि आप एक आयुर्वेदाचार्य हैं, क्या कारण है कैंसर होने के? जी पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी चैनल का यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। देखिए, जैसा कि आपने प्रोग्राम की शुरुआत में बताया है कि जो कैंसर है वो वर्ल्ड वाइड एक सेकेंड ड्रेडफुल डिजीज़ है कार्डियक डिसऑर्डर्स के बाद। तो इतना ज़्यादा इसका प्रेवलेंस होना, और जैसा कि अभी कॉलर का भी फ़ोन आया था कि उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं, अलग अलग क्या रीज़न्स हो सकते हैं कैंसर के। तो जो हमारा आयुर्वेद पद्धति है वो ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, एक रिच हमारे पास एक नॉलेज है, एक रिच जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं जिसमें कि कैंसर के बारे में ना कि उसके पॉजिटिव फैक्टर्स, साथ ही साथ उसकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, सबके लिए ही, सब चीज़ों के लिए हमारे एंशियंट वेदों से लेके, उपनिषदों से लेके हमारे आयुर्वेद की संहिताओं में जो क्लासिकल टेक्स्ट है वो सारा डिस्क्रिप्शन मिलता है। द डिफरेंस ये है कि इसमें जो हमारा आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली जो हमारी ह्यूमन बॉडी को अंडरस्टैंड करने का पर्सपेक्टिव है, दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न पर्सपेक्टिव। हम मॉडर्न में सेल्स की, टिश्यूज़ की, ऑर्गन्स की बात करते हैं, आयुर्वेद में हम दोषों की बात करते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंगली जो कैंसर के बारे में जो आयुर्वेद में बताया गया है, मुख्यतः दो तरह से बताया गया है, इन्फ्लामेटरी और नॉन इन्फ्लामेटरी। दो तरह के जो कैंसर के बारे में बताया गया है, मैलिग्नेंट और नॉन मैलिग्नेंट भी उसमें आ जाता है, जिसमें हम उसको आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में ग्रंथि और अर्बुद के नाम से उसको जानते हैं। इसी तरह से जो दोषों का जो इम्बैलेंस होता है, जैसा मैंने आपको बताया, वात, पित्त और कफ, जो तीन तरह के हमारे जो ये बायोलॉजिकल ह्यूमर्स बताए गए हैं आयुर्वेद में, इनका जब इम्बैलेंस होता है, जब कभी भी इसका संतुलन बिगड़ता है, जो कि आगे मैं आपको चर्चा में बताऊंगी कि उसका भी क्या पॉजिटिव फैक्टर आयुर्वेद में बहुत ही डिटेल में बताया गया है कि क्या क्या पॉजिटिव फैक्टर्स उसके हो सकते हैं उसका इम्बैलेंस होने का, और बड़े ही बेसिक कारण हैं उसके। क्योंकि एक जो सर्वे है, एक जो रिसर्च है, उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ 5% जो कैंसर है वो जेनेटिक रीजंस की वजह से होता है। रेस्ट ऑफ द 95% ऑफ द कैंसर, उसके कुछ रीजंस, पॉजिटिव फैक्टर्स अलग ही हैं, जो कि हम आगे चर्चा में बात कर सकते हैं। तो जो आयुर्वेद में एक तो त्रिदोषा, जो दोषों के इम्बैलेंस की वजह से होता है, प्लस जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर 5 लोग बैठे हैं तो हम पांचों की कॉन्स्टिट्यूशन एक जैसी नहीं है, हम पांचों की कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है, जिसको कि हम प्रकृति कहते हैं। जब हम अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंगली अपना डाइट और लाइफस्टाइल को नहीं रखते हैं तो तब ही हम कैंसर की तरफ बढ़ते हैं। और इसको हम प्रेडिक्टिव मेडिसिन की तरह, हम प्रेडिक्टिव मेडिसिन और प्रकृति के साथ हमने कुछ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, एम्स में ही हमने कुछ एक ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ करी हैं, और वो भी अर्बुद को ही लेकर कि उसमें क्या प्रेवलेंस हो सकता है, किस प्रकृति में कौन सी प्रकृति ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो इस तरह से कैंसर के बारे में आयुर्वेद में बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने मैम हमें समझाया। डॉक्टर तुलिका, हम यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जो भी रीजंस हमने अभी जाने कि टबैको है या स्मोकिंग है या फिर ओबेसिटी है, ये सब हमने जाने, पर हमें हमेशा ये लगता है कि हम बिल्कुल ठीक है, हमें क्या हुआ है। और सिम्टम्स की भी अगर हम बात करते हैं तो बहुत कॉमन से सिम्टम्स रहते हैं, जैसे अगर किसी को खांसी आ रही है तो खांसी से ये नहीं समझ पाते, हम इलाज खांसी की तरफ चल पड़ते हैं, या वॉमिटिंग्स आ रही है तो वॉमिटिंग्स की तरफ इलाज, या सर में दर्द है तो हमें कैसे समझे कि ये जो सिम्टम्स हमें नज़र आ रही है ये एक कैंसर का इंडिकेशन है हमारे लिए। ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूरी होगा कि कैंसर है, राइट। ठीक है। पहले तो किसी को घबराना नहीं है, आप अपने नॉर्मल ट्रीटमेंट लीजिए। पर अगर नॉर्मल ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक नहीं होती हैं, एक आध महीना चलता जा रहा है, तब ज़रूर कैंसर के लिए चेकअप कराएं। अच्छा, जहाँ तक आप लाइफस्टाइल का बता रहे हैं, तो सारे कैंसर्स लाइफस्टाइल से संबंधित नहीं होते हैं। इसलिए ये भी नहीं सोचना चाहिए कि किसी को अगर कैंसर है तो वो ज़रूर स्मोकिंग करता होगा या कुछ खराब काम करता है। तो ये जबकि हमें पता है कि मुंह का कैंसर और लंग कैंसर काफ़ी हद तक टोबैको से संबंधित है, बट बहुत सारे कैंसर्स हैं, खून का कैंसर है और कई कैंसर्स हैं जिसका अभी हमें कारण नहीं पता है। अगर
कोई हेल्दी लाइफस्टाइल लेता है और फिर भी उनको कैंसर हो जाता है, तो कई बार वो बहुत दुखी होते हैं कि हमने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया। तो इसमें निराश नहीं होना है। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा ये बताती हूँ कि अगर आपको कैंसर हुआ है, जो एक तरह से एक एक्सीडेंट है, किसी को भी हो सकता है, तो अगर आप स्वस्थ हैं, आपने अपना ख्याल रखा है, तो आप कैंसर का पूरा ट्रीटमेंट ले सकते हैं और उससे पूरा फायदा ले सकते हैं और आपको क्योर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर किसी का स्वास्थ्य बहुत खराब है, उनके और बहुत सारी बीमारियां हैं, तो कई बार कैंसर की दवाइयां देने में हमें मुश्किल होता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही डॉक्टर तुलिका ने कि बिल्कुल घबराना नहीं है हमें इस चीज़ से, और अगर हम लोग जो है इसको एक पॉजिटिव नोट में लेकर जाएं तो आसान हो जाएगा इलाज भी, और खुद की भी वो जो कहते हैं ना विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, तो किसी भी डाउन नहीं होती। बिल्कुल। डॉक्टर तुलिका, आप ही से मेरा अगला सवाल है, क्योंकि आपने बड़े अच्छे से बताया कि कई लोग जो बड़े हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं उसके बावजूद भी उनको कैंसर होता है या छोटे बच्चों को हो जाता है, तो बड़ा दुख होता है ये सब देख के। तो ये सब चीज़ें में मैडम स्क्रीनिंग का क्या रोल है? स्क्रीनिंग पे अगर और आप एक हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं बेसिकली, तो मैम ब्लड कैंसर्स के जो रीजंस हैं, अलग अलग ब्लड कैंसर्स के क्या होते हैं, ये दोनों चीज़ में आपसे पूछना चाहूँगा। तो आपने बेसिकली 2 सवाल पूछे हैं, क्योंकि जो स्क्रीनिंग के जो कैंसर्स होते हैं उनमें ब्लड कैंसर यूजुअली नहीं आता है। सो स्क्रीनिंग के लिए छोटे बच्चों के लिए रेटिनोब्लास्टोमा एक आंखों का कैंसर है। इसका बहुत ही आसान तरीके से स्क्रीनिंग हो सकता है। जब भी आप बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएं, वो आंख में एक रेड रिफ्लेक्स के लिए एक फ्लैश लाइट डाल के वो चेक कर सकते हैं। अगर नॉर्मल रेड रिफ्लेक्स नहीं आ रहा है तो उनको फिर आंखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बच्चों का हमेशा चेक करें, जब भी डॉक्टर के पास जाएं, पेट वगैरह में कोई भी गांठ है जो अनयूजुअल है उसके लिए चेक करें। अधिकतर जो बच्चों के कैंसर्स हैं वो बहुत ही ट्रीटेबल होते हैं, उनका बहुत हाई क्योर रेट है, तो उसमें अगर बच्चे को कैंसर है तो घबराना नहीं है, बिल्कुल आप हॉस्पिटल जाइए। अधिकतर जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे फ्री कैंसर ट्रीटमेंट मिलता है। अब जो खून का कैंसर है, खून का कैंसर भी कई प्रकार का है, खून का कैंसर एक नहीं होता है, एंड इसमें भी अलग अलग खून के कैंसर्स के का डायग्नोसिस करने के बाद उनका अलग अलग ट्रीटमेंट है। कुछ खून के कैंसर्स हैं जैसे क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, उसमें केवल हमें आपको एक गोली देना होता है एंड वो गोली लेके आपका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। कुछ अलग टाइप के खून के कैंसर्स हैं जिसमें हमें आपको हॉस्पिटल में एडमिट करके कीमोथेरेपी देना है। तो जिस तरह से आपका एड्रेस होता है, तो एड्रेस में अगर हम आपको चिट्ठी लिखेंगे न्यू दिल्ली तो वो नहीं पहुंचेगा ना, तो उसी तरह से जैसे हमें आपका कॉलोनी, आपका स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर चाहिए, तो उसी तरह से हमें ब्लड कैंसर्स में हमें बहुत सारे टेस्ट करने होते हैं जिसमें हमें पता चलता है किस टाइप का कैंसर है, क्या म्यूटेशंस हैं, कौन से जीन्स अफेक्टेड हैं, तो उससे फिर हम बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जनरली खून के कैंसर क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं होता है कैंसर होने से पहले, तो उसमें हम स्क्रीनिंग नहीं करते, बट जब भी आपकी ब्लड की प्रॉब्लम होती है उसमें डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होप है, और यही मैडम कहना चाह रही हैं। इस बीच हमारी इस कार्यक्रम को देखते हुए एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो। हाँ जी मैडम नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी, मैं ये जानना चाहती हूँ जी, कहा जाता है ब्रायलर चिकन का गोश्त या अंडे खाने से कैंसर हो सकता है, अच्छा इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा, आप लाइन पे बने रही, हो सकता है मैडम भी आपसे कुछ, डॉक्टर तुलिका मैम आपसे पूछना चाहेंगे। जी धन्यवाद। ओके, सो अधिकतर ये देखा गया है कि नॉर्मल जो नॉन वेज फूड या ऐसे किसी चीज़ से कैंसर नहीं होता है। हाँ, कैंसर हो सकता है अगर फूड में बहुत सारे केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव इस टाइप की चीज़ें हों, तो आप सब चीज़ें खा सकते हैं, बैलेंस डाइट खाइए, और ऐसा कोई स्टडीज़ नहीं हुई हैं, बट हाँ देखा गया है कि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो सीजन में हैं ये सबको लेना चाहिए। कैंसर प्रिवेंशन के लिए भी वो अच्छा है, और हार्ट डिजीज़ और भी बहुत बीमारियों के प्रिवेंशन के लिए ये सब सेहतमंद है। आप ले सकती हैं, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है मैडम। और यहीं पर ही कहा जाता है ना कि उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं ब्रायलर चिकन के चूजों को। देखिए वो तो डिपेंड करता है केस टू केस, पर हर उसमें ऐसा मुमकिन होना ज़रूरी नहीं है।
बाकी जो भी चीज़ है अच्छा लीजिए, मार्केट से साफ देखिए अच्छे मैडम से। का यही कहना है कि नॉन वेज का किसी स्टडी में, किसी शोध में, किसी साइंटिफिक वे में ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि ये कैंसर कॉज करता है। लेकिन आप जो इंजेक्शन की अगर आप कोई मतलब उस तरीके से मुर्गी का परवरिश हो रही हो या इंजेक्शन लग रहे हो, उसमें तो किसी का जोर नहीं है, उससे तो आपको खुद ही देखभाल की चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रंभा, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हमने कैंसर्स की बात की, तो डायग्नोस्टिक की भी हमने बात की, पर ये माना जाता है कि कैंसर को जल्दी डायग्नोस करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, कि जब एक स्टेज पर आ जाता है तब जाके हमें उसके सिम्टम्स समझ आते हैं, शायद कभी कभी स्टेज ऊपर भी चली जाती है। क्या कोई ऐसे कैंसर्स आप हमें बताना चाहेंगी जो इजीली डायग्नोस हो और हमें सही वक्त पर उसके बारे में पता लग जाए? इस जगह पर हम स्क्रीनिंग की बात करेंगे, क्योंकि कैंसर स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन जी, ये 2 टूल हैं जिसके हम कैंसर को बिल्कुल अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं और फिर उसका इफेक्टिव इलाज भी कर सकते हैं। स्क्रीनिंग ऑफ कैंसर मोस्टली जो कॉमनेस्ट कैंसर है, जो ब्रेस्ट कैंसर एंड कैंसर सर्विक्स, इसमें हमारे कंट्री में भी है, लेकिन नेशन वाइड कोई ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है, बट इट इज़ डन इन बहुत सारे कैंसर सेंटर्स में किया जाता है स्क्रीनिंग प्रोग्राम। स्क्रीनिंग के लिए हम टारगेट करते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में 45 इयर्स के एज के बाद 45 से 55 इयर्स तक के एज की महिलाएं हर साल एवरी ईयर मैमोग्राम कर सकते हैं। उसके बाद 55 साल की उम्र के बाद वो 2 साल के बाद एवरी 2 इयर्स वो कर सकते हैं मैमोग्राम, या फिर ईयरली भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह से हम बहुत छोटे कैंसर जो बिल्कुल हमें पैल्पेशन पे भी, मतलब अपने हाथों से जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, एडवोकेट करते हैं, उसमें नहीं पकड़ आते, वो उसमें पकड़ा जाते। इसके अलावा जो महिलाओं में हमें मतलब बेसिकली उनको ये सिखाना चाहिए कि पीरियड्स के बाद, माहवारी के बाद, इमिडिएटली माहवारी के बाद हर महीने एक डेट फिक्स कर लें, जैसे डे 7 ऑफ एवरी मंथ दे शुड डू द सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। अपने ब्रेस्ट को अपने एग्जामिनेशन करना चाहिए, जिससे कि अगर कोई एबनॉर्मल सा गांठ दिखता है तो वो डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। यूजुअली यंग लड़कियों में एक फाइब्रो एडिनोमा करके कंडीशन होता है जो कि बेनाइन हो सकता है, लेकिन 25 साल की उम्र के बाद या 30 साल की उम्र के बाद जो इस तरह के गांठ आते हैं, यूजुअली उनको फिर डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। और सर्विक्स कैंसर पे तो वैक्सीन भी आ गई। और सेकेंड कॉमनेस्ट कैंसर जो कैंसर सर्विक्स है, इसमें अगर किसी को कैंसर सर्विक्स का स्क्रीनिंग भी बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इसमें 21 साल की उम्र के बाद इंडिया में पैप स्मीयर एवरी 3 इयर्स कर सकते हैं। और उसी तरह से HPV वायरस जो मेन पॉजिटिव एजेंट है कार्सिनोमा सर्विक्स के लिए, HPV वायरस का डिटेक्शन भी एक टेस्ट है जो कि एवरी 5 इयर्स कर सकते हैं हम। सिमिलरली उसमें एक और टेस्ट होता है, या दूर दराज के इलाकों में, जैसे गाँव में अगर हम पैप स्मीयर नहीं कर सकते हैं या वहाँ पे हम HPV DNA नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड करते हैं, और उसमें जो एबनॉर्मल एरिया होता है उसको हम बायोप्सी कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि हमें मतलब हर 2 साल या मैक्सिमम 5 साल में जो है हमें अपने टेस्ट करवाते, स्क्रीनिंग करवाते रहना चाहिए, जो कि हमारे लिए ही आगे जाके फायदेमंद साबित होती है। बताया कि अगर हम स्नान करते हुए उस वक्त भी हम खुद की भी चेक कर सकते हैं, अपनी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। अगर हमें अनयूजुअल कोई चीज दिखती है तो हमें एक्सपर्ट से तुरंत उनकी सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर पूजा आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जो एलोपैथी है उसमें रेडियोथेरेपी और सर्जरी और कीमोथेरेपी का रोल होता है, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल ये रहता है कि आयुर्वेद के पास क्या है ऑफर करने के लिए जी। तो क्या ऑफर करती हैं आप इलाज के तौर पे एक मरीजों को? जी, जो कि आपने पहला क्वेश्चन पूछा था, पहले तो मैं उसकी कंटिन्यूशन में आपको बताऊंगी। इलाज से पहले जो हमारी आयुर्वेद पद्धति है वो कंसंट्रेट करती है प्रिवेंशन पे, क्योंकि हमारा जो आयुर्वेद का आधार है वो यही है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम। बिल्कुल, पहले हम स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट की तरफ रुख करते हैं। तो जो प्रिवेंशन मोडेलिटीज़ आयुर्वेद में जो पाई जाती हैं उसमें भी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो थ्रू आउट ग्लोब, थ्रू आउट वर्ल्ड जो अभी जो वर्ड है वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ
उसका रुझान हो रहा है। अगर उससे पैसा भी बचता है, पब्लिक हेल्थ के ऊपर, पब्लिक हेल्थ का जो बर्डन है वो भी कम होता है। अभी जो G20 की फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हुई है अभी केरला में, उसमें जो मेन जो एम था, जो टारगेट था, जो भी जितने भी वहाँ पर टास्क फोर्स जो उसमें आए हुए थे, तो उसका मेन जो फोर्स था, वो जो टारगेट था, वो यही प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और इंटीग्रेटिव हेल्थ की तरफ ही था। तो जो आयुर्वेद में जो मोडेलिटीज़ हैं वो सबसे पहले तो प्राइमरी प्रिवेंशन, फिर उसके बाद सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन की जितनी भी हमने बात की है, हमारे आयुर्वेद में बेसिकली ये चीज़ के ऊपर टारगेट रखा जाता है कि जो हम डिजीज़ को होने ही ना दें। तो जो कैंसर के लिए जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने बताया कि सीजनल रेजिमेंट बताया हुआ है कि हर सीज़न में हमें किस तरह का खान पान रखना चाहिए, किस तरह का हमारा जो है वो लाइफस्टाइल होना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। प्लस कोई जैसे जंक फूड है, और दूसरी बात जो सॉल्ट और शुगर, ये बहुत दो मेन कल्प्रिट हैं कि अगर हम एक्सेस ऑफ शुगर लेते हैं या एक्सेस ऑफ सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट के साथ और भी चलो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और भी डिजीजेस हैं, बट ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इरेगुलर ग्रोथ को जो है वो प्रमोट करती हैं, एग्रावेट करती हैं। और उसके साथ साथ टॉक्सिन्स का बॉडी में पाया जाना, मुझे लगता है मेरे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं एम से, वो भी इस चीज़ को ज़रूर इसमें सहमति देंगे कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहता है हमारी बॉडी में, जो फ्री रेडिकल्स पाए जाते हैं, इसके पीछे जो रीजंस होते हैं, यही हमारा खास तौर पे एक्सेस ऑफ शुगर, एक्सेस ऑफ सॉल्ट, ये रीजंस रहते हैं। और प्लस कॉन्स्टिपेशन अगर पेशेंट्स को रहता है तो उसमें टॉक्सिन्स का कम्युलेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है, और ये आगे फर्दर उसको लेके जाता है कैंसर की तरफ इसका रुख होता है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन हमारा इसी के ऊपर टारगेट रहता है कि हम इसको जो सीजनल हमारे आयुर्वेद में रेजिमेंट बताया हुआ है, पेशेंट्स को हम, या जो भी जनरल जो पब्लिक है उसको हम अवेयर करते हैं कि आप अपना इस तरह से प्रिवेंशन करिए। इम्यूनिटी को इंक्रीज करना डेली अपने लाइफस्टाइल में, जो भी आयुर्वेद की जो चीज़ें बताई हुई हैं, चाहे वो तुलसी है, चाहे वो हल्दी है, चाहे वो जिंजर है, बिल्कुल हम आपसे इस सवाल पर जरूर आएंगे कि घर के ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो 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 जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, तो इसमें कंटिन्यूशन में जो सेकेंडरी प्रिवेंशन की मोडेलिटीज़ हैं, उसमें सेकेंडरी प्रिवेंशन जब पेशेंट को कैंसर हो जाता है, कैंसर होने के बाद जैसा आपने कहा कि रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी हमारे पास मोडेलिटीज़ हैं, तो रिसर्चेस जो हो रही हैं कि रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के साथ नो डाउट पेशेंट का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। उसके जो भी जितने भी उसको, चाहे वो मेंटल ट्रॉमा कह लीजिए या फिर फिजिकल साइड इफेक्ट्स कह लीजिए, तो उसमें आयुर्वेद के पास बहुत कुछ ऑफर करने के लिए है। और एम्स में ही मुझे लगता है इंटीग्रेटिव कैंसर केयर यूनिट है, जहां पर ऐसे कई कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको प्लीज रोकना चाहूंगी। हेलो हेलो मैडम थोड़ा फोन जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। आप कहाँ से बोल रही हैं, अपना नाम बताइए। रायचूर से बात कर रही हूँ। अच्छा, और अपना नाम बताइए। रायचूर से बात कर रही हूँ जी, रायचूर से। ओके, हाँ जी, बताइए आपकी क्या उम्र है और अपना सवाल पूछिए। अपना सवाल पूछिए आप, हम आपको सुन रहे हैं, हम आपको सुन पा रहे हैं। आप अपना सवाल पूछिए और अपने टीवी की वॉल्यूम प्लीज थोड़ी सी कम कर दीजिए। मेरा 38 है, ठीक है। आप अपनी टीवी की वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर देंगे तो मैं आसानी से आपको सुन पाऊंगी। मैडम, ये मेरी बड़ी बहन है जी, 38 एज है, और ये जो पीरियड नहीं होते मंथली। हाँ जी, मंथली पीरियड करेक्ट नहीं होते। हाँ जी, मंथली पीरियड्स नहीं होते सही से। हाँ, मंथली पीरियड करेक्ट नहीं होते। अच्छा, एग्जैक्ट डेट तो 1.5 साल हो गया, अभी पीरियड नहीं आया। ठीक है, हम आपका सवाल जो है, आप या तो लाइन पे बने रहिए या आप नहीं होते। जी डॉक्टर तुलिका, इनका कहना है कि इनको मंथली पीरियड्स नहीं आते हैं, तो आप इनसे कोई सवाल पूछना चाहेंगी? कोई मेडिसिन्स चल रही हैं, कोई और बीमारी तो नहीं है? कोई दवाइयाँ आप खा रही हैं, कोई और कोई बीमारी? दिखा रहे मैडम, कोई असर नहीं करे दवाई। अच्छा, सो मैं गायनोकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ। तो ये आपके सब्जेक्ट से कैंसर से लिंक किस तरह, मतलब तो अगर जैसे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो और बहुत सारी वजह से पीसीओडीज की वजह हो सकती है। एक्चुअली ये कई बार पीरियड्स नहीं आना बहुत सारे बेनाइन कंडीशंस में होता है, जैसे पीसीओडी एंड अदर कंडीशंस हो सकते हैं। इनके अलावा ये एक समटाइम्स कभी-कभी ये मैलिग्नेंसी के भी लक्षण हो सकते हैं। इसलिए जैसे ओवेरियन कैंसर में पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है कि उनको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं,
तो ऐसा अगर भी हो सकता है मैम कि अगर किसी को पीरियड्स नहीं कभी आ रहे कभी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी पीरियड्स नहीं आते हैं, तो इसलिए बेस्ट होगा कि इस केस में वो एक गायनेकोलॉजिस्ट को मिले। तो इसमें कैंसर के होने के कोई चांसेस नॉट ऑलवेज नहीं नॉर्मल। मैम, ये भी बता रही थी कि इनको शुगर की भी दिक्कत है हाँ। और पीरियड इरेगुलर, वो तो उन्होंने हाँ। बताया कि कैंसर से इसका कोई संबंध या लिंक हो सकता है क्या? वही मैंने कहा कि कभी कभी ये एक सिम्टम हो सकता है, लेकिन नॉट ऑलवेज। पर बिना किसी जांच के हम इसलिए एक कहना मतलब मुश्किल होगा। या बिल्कुल प्राइमरी स्टेज में गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए आपको, सो बेटर होगा। बिल्कुल मैडम, मैं आपसे का रुख करना चाहूँगा डॉक्टर तुलिका मैम, क्या जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड कैंसर्स हैं क्या हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं? और मतलब जो ब्लड कैंसर इसकी आप माहिरीन हैं, तो वो मैं जानना चाहता हूँ कि किस एज में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं? ऐसी कोई स्पेसिफिक एज है जिसमें ब्लड कैंसर होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं? मैं पहले आपका ब्लड कैंसर का सवाल का उत्तर दूंगी। तो ब्लड कैंसर जैसे मैंने बताया कई प्रकार का होता है, तो वो उसी तरह से हर एक उम्र में भी ब्लड कैंसर्स हो सकते हैं। जो बच्चों में ब्लड कैंसर्स होते हैं वो भिन्न प्रकार के होते हैं, जो मध्यम उम्र के लोगों में भी अलग होते हैं, और जो बुजुर्ग लोगों में खून के कैंसर होते हैं वो भी अलग होते हैं, टाइप भी अलग होते हैं। बिल्कुल। तो जैसे बच्चों में अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया एक कैंसर बहुत कॉमन होता है, और इस एज में जब उनको 10 साल से कम उम्र में अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है, तो उसमें ट्रीटमेंट की सफलता भी काफ़ी ज़्यादा है, 80-90% बच्चे ठीक हो जाते हैं। फिर जैसे बड़े बच्चे होते हैं और अडल्ट होते हैं, तो अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, ये सब ल्यूकीमियाज कॉमन होते हैं। फिर बुजुर्ग लोगों में क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया होता है, जिसमें एक्चुअली काफ़ी कॉमन होता है। और क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में अगर स्टेज 0 या स्टेज 1 है, तो कई बार डायग्नोसिस के बावजूद भी हमें कई सालों तक ट्रीटमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अलग अलग उम्र में भिन्न भिन्न प्रकार के ब्लड कैंसर्स हैं, तो इसलिए डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि फिर आपको उचित ट्रीटमेंट दें। मैम ऐसा भी कुछ है कि कुछ प्रकार के जो कैंसर्स होते हैं उनमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं ना पड़ती है? जैसे मैंने कहा CLL और कुछ और एल्डरली पेशेंट्स में कुछ लिम्फोमास जो एक प्रकार के गांठों के कैंसर होते हैं, तो कुछ जो होते हैं बड़े स्लो ग्रोइंग होते हैं, और उनमें अगर अर्ली स्टेज है तो कई बार हम क्या करते हैं, वेट एंड वॉच। तो वेट एंड वॉच का मतलब है कि आप डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे, हर 2-3 महीने में आप ब्लड टेस्ट करा के डॉक्टर से मिलेंगे। एंड इनफैक्ट कुछ फॉलिक्यूलर लिम्फोमास हैं जो इस तरह के फॉलोअप में कभी कभी अपने आप से समाप्त भी हो जाते हैं। इसलिए ट्रीटमेंट हम तभी करते हैं जब मरीज को तकलीफ हो रही है या बीमारी बढ़ रही है, तब हम ट्रीटमेंट देते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। मैम डॉक्टर तुलिका, जब ट्रीटमेंट की बात चली रही है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ट्रीटमेंट जो है वो मेडिसिन से ही कर सकते हैं, या इसका लास्ट जो ऑप्शन है वो सर्जरी ही है? अधिकतर जो ब्लड कैंसर्स हैं या जो लिम्फोमास हैं, मल्टीपल माइलोमा है, इन सब बीमारियों में हम मेडिसिन देते हैं। अब कई ब्लड कैंसर्स के लिए तो हमारे पास टारगेटेड मेडिसिन हैं। तो जैसे हम लोग कई कैंसर्स को जेनेटिक बोलते हैं या म्यूटेशंस होते हैं, तो उसमें कुछ कैंसर्स में हमें एग्जैक्टली क्या म्यूटेशन है, क्या डिफेक्ट है पता चल गया है, तो हम एक टारगेटेड मेडिसिन दे सकते हैं जिससे साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। जैसे क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के जो मरीज हैं, जो एंड क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया इंडिया में सबसे कॉमन ल्यूकीमिया है, और उसमें केवल आपको एक टैबलेट होती है जो आपको डेली लेना होता है। एंड टैबलेट से अगर आपका बीमारी का लेवल कंट्रोल हो जाता है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन पेशेंट्स का नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बराबर है। ट्रीटमेंट में यूजुअली हम लोग मेडिसिन देते हैं, कुछ पेशेंट्स को इंजेक्शंस, कीमोथेरेपी भी देना होता है, रेडिएशन भी कभी कभी देना होता है। सर्जरी जनरली ब्लड कैंसर्स में हमें जरूरत नहीं पड़ती। मैम वो आप ये कहना चाह रही है कि ज़रूरत के मुताबिक आप उसको देती हैं। डॉक्टर रंबा, आपका रुख करना चाहेंगे। मैडम, टारगेटेड थेरेपी की बड़ी बात आती है कि आप बेसिकली रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, तो क्या होता है जब रेडिएशन आप डालते हैं तो पूरे अंग को वो इफेक्ट करता है, तो क्या ऐसी कोई टारगेटेड रेडिएशन थेरेपी या प्रोटॉन थेरेपी या एडवांसमेंट जो हो रहे हैं उस बारे में हमें बताएं कुछ? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि रेडियोथेरेपी के विषय में बहुत सारे मिथ हैं लोगों के मन में। जैसे सर्जरी एक लोकल ट्रीटमेंट है, वैसे ही कैंसर के लिए रेडियोथेरेपी भी एक लोकल ट्रीटमेंट है। ये बॉडी के पूरे पार्ट को अफेक्ट नहीं करता है। रेडिएशन जिस हिस्से को हम देते हैं उसी हिस्से में उसका असर आता है, जस्ट लाइक सर्जरी। ये बॉडी के हर पार्ट को
पर असर नहीं करता है, नंबर 1। दूसरा जो अभी आपने मुझसे पूछा, पहले के समय में जो हम रेडिएशन देते थे वो कन्वेंशनल रेडिएशन होता था, एक्सरे बेस्ड रेडिएशन। उसमें बेसिकली हम कोई स्क्वायर फील्ड या रेक्टेंगुलर फील्ड ही दे पाते थे और उससे साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े ज़्यादा होते थे। आज के समय में हमारे पास बहुत सारे मतलब रेडिएशन फील्ड में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं, उसकी वजह से हम बहुत ही फोकस्ड रेडिएशन कर सकते हैं, जिसको हम स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी, IMRT, IJRT बहुत सारे नाम से जानते हैं। और साथ में आपने बात की प्रोटॉन की, तो ये एक तरह का आयन थेरेपी है। इसमें ये एक स्पेसिफिक टाइप का रेडिएशन है जिसमें कि होता क्या है कि जब हम ये स्पेशली इफ़ेक्टिव है ऐसे साइट पर जो डीप सीटेड है या किसी क्रिटिकल स्ट्रक्चर के आसपास है। वहाँ पे हमारा कंसर्न ये होता है कि हम ट्यूमर को ट्रीट कर सकें, साथ ही साथ हम उस क्रिटिकल स्ट्रक्चर की टॉक्सिसिटी को भी हम मिनिमाइज कर सकें। जैसे कि ब्रेन ट्यूमर है जो बेस ऑफ स्कल का ट्यूमर होता है, या बच्चों में डीप सीटेड ट्यूमर्स हैं। इन सब साइट में बच्चों को जब हम ट्रीट करते हैं तो ग्रोथ हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। तो इन सब डीप सीटेड ट्यूमर्स में या बच्चों पेडियाट्रिक ट्यूमर्स में प्रोटॉन थेरेपी का रोल बहुत तेजी से आ रहा है, क्योंकि इसमें हम ट्यूमर को सफिशिएंट डोज दे सकते हैं, साथ ही साथ हम टॉक्सिसिटी को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे अपने देश में भी जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो उपलब्ध हैं और सरकारी अस्पतालों में भी है। इस बीच हमारे एक कार्यक्रम को देखते हुए एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। हाँ, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब मैं जलंधर से बोल रहा हूँ, पंजाब से। जी जी। हाँ, मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से, ये जो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये शारीरिक संबंधी से इंफेक्शन हो जाती है, जो खान पान बर्तन की लत होना चाहिए। आप एक तरफ से लाइन पे बने रहिए, मैं डॉक्टर तुलिका मैम आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार सवाल फिर से दोहरा दीजिए, अगर क्योंकि सवाल पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ है आपका। डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, जी। अगर शरीर से अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है मैम इनका, क्योंकि कई लोग के दिमाग में भी रहता है। यही पूछना चाह रहे हैं कि जो कैंसर के रोगी होते हैं, कैंसर के मरीज होते हैं, उनके साथ बैठने, शेयर करने से, रूम शेयर करने से, खाना खाने से कोई दिक्कत आ सकती है, फैल सकता है? ओके, सो कैंसर जो है छुआछूत की बीमारी नहीं है, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और किसी को भी कैंसर मरीज के साथ रहने में, उनके साथ खाने में, उनके साथ सोने में किसी को भी कैंसर नहीं होगा। और अगर आप इस तरह से कैंसर के व्यक्ति के साथ बर्ताव करेंगे तो कई बार कैंसर के मरीज को बहुत अकेलापन लगता है और उनको बहुत उदासीन हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है लोग उनसे डर रहे हैं, उनसे घबरा रहे हैं। सो प्लीज़, कोई भी कैंसर ऐसा नहीं है जो छुआछूत से या खाने पीने से हो सकता है। अगर ये भ्रांति है, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स का पैनल आपसे कह भी रहा है कि किसी भी कैंसर के मरीज की जो बीमारी है वो इस तरीके से फैलती नहीं है जी, तो हमें ज़रूरत है उनको इनकरेज करने की और उनसे दूरी बनाने की। बिल्कुल। तो यहीं पे डॉक्टर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी डॉक्टर तुलिका कि जब किसी को कैंसर होता है तो क्या उसे इमीडिएट हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है या घर में रहकर भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं? बिकॉज एक साइकोलॉजिकल, एक इंसान को जब पता लगता है कि उसे कैंसर हो गया है तो स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है उसके लिए, उसके घर वालों के लिए। तो क्या घर में रह के वो अपने परिवार वाले के साथ अपना इलाज करवा सकता है या उसे इमीडिएट हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ेगा? डिपेंड करेगा कि कौन से स्टेज पे है कैंसर। कुछ कैंसर्स, जैसे अगर आपका ब्लड कैंसर अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है तो उसमें हम ज़रूर चाहेंगे कि आप एडमिट हो जाओ, या कोई एडवांस स्टेज में कैंसर्स हैं जिसमें आपको मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट, मतलब सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी मिल रहा है। बट आई कम्प्लीटली एग्री, बहुत सारे कैंसर्स हैं जिसमें उचित रहता है कि आप घर पे रहें, आपका घर का माहौल अच्छा होगा, आपका खाना पीना अच्छा होगा, साफ़ सुथरा होगा। सो इसमें पेशेंट को सपोर्ट करना है, जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे दूरी ना रखें, उनसे ज़रूर पूछें कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। और ये जो कॉन्फिडेंस, सब लोग साथ रहेंगे उतना ही पेशेंट के लिए आसान होगा। और यहीं पर हम चाहेंगे कि आप एक छोटा सा मैसेज भी हमारे व्यूवर्स को दीजिए कि कैसे प्रिवेंट किया जाए इस कैंसर को। सो आई वुड से कैंसर इज़ एन एक्सीडेंट, किसी को भी हो सकता है, किसी को कैंसर से डरना नहीं है। आप जरूर अपना जांच कराएं और अपना पूरा ट्रीटमेंट लें। बिल्कुल। डॉक्टर नम्बर पांडे, आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि आज ये प्रोग्राम का क्रक्स जो लब्बो लुआब है उस पर आप क्या मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? इसमें मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी को कैंसर होता है तो वो डरे नहीं, डॉक्टर के पास आए।
और उस अगर कैंसर नहीं हुआ है तो भी कैंसर स्क्रीनिंग, इफेक्टिव वैक्सीनेशन एंड टोबैको सीजेशन, ये 3 मूल मंत्र हैं जो कि कैंसर प्रिवेंशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा मैसेज है आपका। और कैंसर के पेशेंट को बहुत ज़्यादा लव अफेक्शन की ज़रूरत है, फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब उनका ट्रीटमेंट होता है उस समय बहुत सारे साइकोलॉजिकली अप एंड डाउन्स उनके दिमाग में आता है। इसलिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ द कैंसर पेशेंट। किसी से कैंसर किसी एक कैंसर पेशेंट से किसी और को नहीं फैलता, ये आप ध्यान रखें। बिल्कुल। और मैडम जो HPV वैक्सीन की आपने बात की, तो HPV वैक्सीन तो कई पेरेंट्स अपनी बेटियों को गिफ्ट के तौर पे देते हैं ताकि उनकी आने वाली जिंदगी कैंसर से मुक्त हो। इनफैक्ट कैंसर वैक्सीन नाउ में से मोस्ट लाइकली इंडिया में भी इट विल बी कवर्ड इन स्वदेशी वैक्सीन आ गई है और ये मतलब नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी आ जाएगा। वो प्राइड मोमेंट है हम सबके लिए। डॉक्टर पूजा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो मेरा मैसेज यही रहेगा कि प्रिवेंशन इज़ द की मंत्र। जो प्रिवेंशन है उसको हमें अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को इस तरह का रखना है। और दूसरी बात इसमें जो मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जो कैंसर है वो एकदम से नहीं होता। जो भी हमारा डाइट लाइफस्टाइल है, हो सकता है कि वो आज नहीं हमारा मैनिफेस्टेशन उसका हो रहा है। देयर इज़ एक कॉन्सेप्ट है फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिजीजेज, कि मतलब जो बच्चा अभी फीटस की फॉर्म में है वो हो सकता है कि उसको अडल्टहुड में जाकर वो कैंसर हो ड्यू टू फॉल्टी डाइट एंड लाइफस्टाइल ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल जो फैक्टर्स हैं, माता और पिता जो उसके हैं। तो इसलिए ट्रांस जनरेशनल एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस का भी जो कॉन्सेप्ट है कि माता पिता कंसीव करने से पहले अपना जो है, हमारे आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट है गर्भ संस्कार का, तो वो उसको अपने आप को पहले प्रिपेयर करें। पेरेंट्स भी अपने आप को प्रिपेयर करें कि जो उनके होने वाली संतान है उसको आगे चलकर कहीं ऐसा कुछ फिनोटिपिक उसके एक्सप्रेशनल चेंजेस ना हो जाए कि उसको कैंसर हो बिकॉज ऑफ फॉल्टी डाइट एंड लाइफस्टाइल ऑफ फादर एंड मदर। तो प्रिवेंशन में भी आपकी रिसर्च चल रही है? जी हाँ जी, इस फील्ड में भी हमारी रिसर्च चल रही है कि हमें जो कंसीव करने से पहले जो एक प्रॉपर जो है वो उनकी काउंसलिंग, पेरेंट्स की काउंसलिंग, ताकि उनके होने वाली संतान और आगे चलने वाली जनरेशंस में भी जो वो ना हो। तो प्रिवेंशन हर एस्पेक्ट में, चाहे वो आप अपना आज की डेट में अगर आप अपना डाइट एंड लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे तो आने वाले वक्त में बिल्कुल आपने ठीक कहा कि प्रिवेंशन इज अ की मंत्र। बिल्कुल। तो एक बार जो भी हमारे डॉक्टर्स ने हमें हिदायतें दी हैं उसका एक छोटा सा समअप कर लेते हैं। तो हमारे डॉक्टर्स ने हमें ये कहा है कि डरना नहीं है, हमें लड़ना है इससे। जांच करवाइए, सही इलाज इसका करवाइए, स्क्रीनिंग टाइम पर करवाते रहिए, वैक्सीनेशन टाइम पर लेते रहिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए उस इंसान को जो कैंसर से जूझ रहा है, बिकॉज जितना सपोर्ट आप उसे करेंगे उतना ही उसको उससे आसानी होगी इस कैंसर से लड़ने में। अपने पेशेंट की टेक केयर कीजिए, अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आइए। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज आप हमारे प्रोग्राम में आपने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दी। थैंक यू सो मच एवरीवन। पूरी उम्मीद है नाजरीन कि आज की हमारी पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hello.drurdu@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है DD उर्दू। और अपनी मेजबान रतिका मेहरा और आदित्य कुमार को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पर। तब तक क्या करना है, आपको अपना और अपनों का ख्याल रखना है। और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द वीक के साथ। आदाब। कैंसर हमारे जिस्म में गैर मामूली सेल्स की बीमारी है। इसमें पुराने सेल्स खत्म नहीं होते और नए भी बनते रहते हैं। जिस्म के किसी भी हिस्से में ज्यादा दिन तक दर्द और गांठ को नजरअंदाज न करें। कैंसर किसी को भी और किसी भी उम्र में हो सकता है। कैंसर का पता अगर जल्द चल जाए तो इसका इलाज मुमकिन है। वजन में कमी, मुसलसल थकावट, बुखार और खांसी, जिल्द में तब्दीली को नजरअंदाज न करें। मुख्तलिफ तरह के कैंसर के बारे में बेदार रहें। वक्फे वक्फे पर जांच जरूर करवाएं। सेहतमंद ग़िज़ा और हल्की वर्जिश हर बीमारी से बचाते हैं।